अच्छा, अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स कैसे डिवाइड किए हुए हैं और वो क्या चीजें होती हैं? तीन हमारे पास लेवल्स होते हैं। एक हो गया ब्रेन, फिर वी हैव स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद उसका ट्रांसवर्स सेक्शन जहाँ पे उसका इंटीरियर हॉर्न होता है। ये तीन लेवल हो गए। ब्रेन हो गया एक, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और फिर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे इंटीरियर हॉर्न लगा होता है। तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। इंटीरियर हॉर्न से ऊपर ऊपर वाली चीजें जो होती हैं अपर मोटर न्यूरॉन होती हैं, और इससे नीचे वाली लोअर मोटर न्यूरॉन होती है। लेट्स सी इट अगेन। ये देखो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है वो इंटीरियर हॉर्न पे होता है। अगेन बुक का पेज नंबर 1082 पे देखो, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, एंड देन देयर इज इंटीरियर हॉर्न। तो इंटीरियर हॉर्न से ऊपर ऊपर वाला जो होता है अपर मोटर होता है, और इससे नीचे जो होता है ना, इंटीरियर हॉर्न से नीचे वाला, वो लोअर मोटर होता है। अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है कि लीजन कहाँ पे आया हुआ है? एज द नेम सजेस्ट, अपर मोटर में सारी चीजें ज्यादा हो जानी है। अपर में सब चीजें अप गोइंग हो जानी है और इंक्रीज हो जानी है। स्पेस्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हाइपरटोनिया, टोन इंक्रीज हो जाएगी, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। कौन कौन से रिफ्लेक्सेस जो हम देखते हैं? जो टेंडन रिफ्लेक्सेस हम देखते हैं, नी, एंकल, ये बहुत ज्यादा ज्यादा, इनको थोड़ा सा टच करोगे, टैप करोगे विद हैमर, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स होगा। डिसयूज एट्रोपी हो जाएगी और बेबिंस्की पॉजिटिव होगा। अगर अभी भी किसी को नहीं पता बेबिंस्की क्या होता है, तो आई कैन शो अ वीडियो टू रिवाइज के बेबिंस्की क्या होता है। वी कैन डू इट। ये देखो, ये बेबिंस्की होता है। To induce the reflex, use the tip of the handle of the patella hammer or the back of an orange stick. Apply firm pressure to the lateral border of the plantar aspect of the foot in a curved or crescent direction. इसको प्लांटर रिफ्लेक्स कहते हैं और बेबिंस्की साइन कहते हैं। नॉर्मल Starting में from the इट्स sole of the डाउन foot and गोइंग। move towards the toes. Remember that in children under 2 years of age, an upgoing plantar response or a positive Babinski sign is a normal manifestation. Babinski sign is extension of the hallux and fanning out of the other toes. A positive plantar response signifies an upper motor neuron lesion above the S1 दूसरी spinal चीज segment. है A no- क्लोनस। क्लोनस क्या होता है? ये देखो, ये क्लोनस होता है। तो ट्राई करो स्प्राइट लेमन मिंट की एक्स्ट्रा थ्रिल, जो कर दे रोजे की वू को चिल। This video will introduce you to clonus. Clonus is something that is seen in upper motor neuron lesions during spasticity of muscles and spasticity of nerves. To perform a clonus test, you'll want to support the distal end of the lower extremity of the patient, and with your other hand, you want to forcibly dorsiflex the patient's foot, like so. ये एंकल क्लोनस है During an upper motor और neuron नी lesion, क्लोनस भी होता है। in what's called clonus, the patient's foot will then plantar flex uncontrollably, almost in a ये tremor देखो, state, ये अपर मोटर for so many seconds. न्यूरॉन You want to लीजन है। note ये if it's there and how many seconds it occurs. अगर आप नॉर्मल पर्सन में देखो एंकल क्लोनस और नी क्लोनस, तो हमारे थोड़े से करने के मूव करने के बाद वो वापस आ जाते हैं, हमारे रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन नहीं। तो उस पर स्पेसिसिटी, हाइपरटोनिया। अच्छा, डिसयूज एट्रोपी क्यों हुई हुई है? क्योंकि सिग्नल आ रहा है टिल इंटीरियर हॉर्न तक, सिग्नल आ रहा है, और नीचे क्या जाता है? नीचे जाने के लिए इनर्वेट मसल तक इनर्वेशन नहीं जा रही होती, वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जा रहा होगा। यस, आस्क द क्वेश्चन। टोन कैसे इंक्रीज होगी? मसल की टोन कैसे देखते हो आप? हाउ डू यू सी रिजिडिटी कैसे देखते हो? मसल को ना, ये जो सपोज हमारा हैंड का मसल है, ये इसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कराते हो, देखते हो रिजिडिटी, रेजिस्टेंस है कि नहीं, कि नॉर्मल मूव कर रहा है या फिर बिल्कुल। डिसयूज वाली बात मैंने अभी तक कंप्लीट ही नहीं की। टोन कैसे देखते हो? कि आप ये देखो, ये
दिस इज द पर्सन, ये मैं इसका हाथ देख रही हूँ, तो इसको आप ऊपर नीचे मूव करोगे, देखोगे रिजिडिटी नहीं है, कि रिजिडिटी है कि नॉर्मल है, कि बहुत ही ज्यादा टोन जो है डिक्रीज हुई हुई है, बिल्कुल फ्लैसिड है। तो रिजिडिटी किस में थी जब हम ऐसे करके हाथ मूव करके देखते थे? कौन सी डिजीज में रिजिडिटी आ जाती है टोन में? पार्किंसन में रिजिडिटी आ गई थी। अच्छा, डिसयूज एट्रोपी का मतलब होता है कि ऊपर से पार्किंसन में मसल टोन में रिजिडिटी आती है। जो नेक रिजिडिटी आप बात कर रहे हो वो मेनिंजाइटिस में मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से आती है। पार्किंसन में टोन में रिजिडिटी आती है मसल्स के। अच्छा, अब डिसयूज एट्रोपी ऐसे होती है कि ब्रेन से सिग्नल आ गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड में इंटीरियर हॉर्न तक आ गया, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है ना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है ना, तो यहाँ तक आता ही नहीं है, कभी उसको इनर्वेशन मिली ही नहीं। तो जब उसको इनर्वेट ही नहीं करेगा तो इट डाइज। जब कोई चीज को इनर्वेट ही नहीं करेगी, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, जब उसको इनर्वेट ही नहीं करेगी तो क्या चीज, ऊपर से सिग्नल कभी आया ही नहीं तो वो मूव क्यों करेगा? डिसयूज एट्रोपी हो जाएगी। लोअर मोटर न्यूरॉन चीज में, लोअर का मतलब डाउनवर्ड, सब कुछ डिक्रीज होना है, सारी टोन डिक्रीज हो रही है, रिफ्लेक्सेस सारे हाइपो हो रहे हैं, इलिसिटी नहीं होते, हाइपो हो जाते हैं, और ए रिफ्लेक्सिया हो जाता है विद टाइम, फ्लैसिड है सारी टोन, ठीक है, और बेबिंस्की नेगेटिव है। क्लोनस, इसमें टोन में क्लोनस इंक्रीज है, अभी क्लोनस उसने करके दिखाया एंकल का, नी का क्लोनस भी करना होता है। उसके बाद इंस्पेक्ट करोगे तो वेस्टिंग आएगी क्योंकि इनर्वेशन ही नहीं हो रही। उसके बाद डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस सारे इंक्रीज हो जाएंगे। डीप कौन से टेंडन रिफ्लेक्सेस कह रहे हैं? नी, लोअर लिम्ब में नी कर रहे हैं हम, एंकल रिफ्लेक्स चेक करते हैं। अपर लिम्ब में कौन से करते हैं? बाइसेप, ट्राइसेप के। और प्लांटर रिस्पॉन्स एक्सटेंसर होगा, डेट इज अपगोइंग। अच्छा, इससे आप लोगों ने डिजीजेस आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन लेट मी टेल यू अ लिस्ट ऑफ डिजीजेस। यूजुअली अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा? रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, टोन इंक्रीज होगा, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। वो होगा एएलएस में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक आता है ना। उसके बाद मल्टीपल एमएस में, स्ट्रोक में, हंटिंगटन डिजीज में। वेयर एज स्ट्रोक में हमेशा जो होता है बेबिंस्की अपगोइंग होता है। आगे आ जाओ, जो लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीजेस होंगी उनमें पोलियो है, बेल्स पाल्सी है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, जीबीएस है। इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन होगा, डिक्रीज हो जाएंगे रिफ्लेक्सेस, टोन डिक्रीज हो जाएगी। अब हमने करना है एमएस। एमएस का प्री कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों के ब्रेन में? व्हाट इज एमएस? एमएस का प्री कॉन्सेप्ट क्या है ब्रेन में? क्या चीज है एमएस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज है, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है, और डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है ग्रेजुअली 20 इयर्स में स्टार्ट होती है, यूजुअली एसोसिएटेड विद ऑटोइम्यून डिजीजेस का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्ड बेयरिंग एज ऑफ विमेन में स्टार्ट होती हैं, HLA-DR2 से एसोसिएटेड है। और एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है कि अवे फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या चीज आती है? सहारा और इंडिया। इंडिया आता है, ये अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर पे इंडिया आता है, सहारा आता है, हम अवे फ्रॉम इक्वेटर है, और हमसे ऊपर जो है यूरोप आ जाता है। तो अवे फ्रॉम इक्वेटर में इसका इंसिडेंस ज्यादा है इस डिजीज का, इक्वेटर पे कम है ये, इन्वायरमेंटल ट्रिगर है ये। इसमें क्या होता है? अच्छा, ऑटोइम्यून तो है, डिस्ट्रक्शन किस चीज की हो रही है? CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की हो रही है। ये हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं कि वो हमारी माइलिन प्रोड्यूस करते हैं जो इंसुलेशन करते हैं एक्सॉन्स की। इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन्स करेंगे तो नर्व कंडक्शन स्मूथ होगी। अब ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, तो हमारे लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? इनको आके सेल्स को खा जाएंगे, तो हमारी ये माइलिनेशन जो होगी वो लेस हो जाएगी और कंडक्शन स्लो हो जाएगी। अच्छा, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो शॉन सेल्स होते हैं।
ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन और शॉन सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, ओलिगो कहाँ प्रेजेंट है, ये क्लियर है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इनके खिलाफ इनको ईट ऑन करें ओलिगोडेंड्रोसाइट को। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करें, इंसुलेशन प्रोवाइड करें। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का मेन फंक्शन है इंसुलेट करना एक्सॉन को। ठीक है, इंसुलेशन होगी तो जल्दी रैपिड कंडक्शन होगी। अब जो सेल ये इंसुलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने इनको ईट करना शुरू कर दिया। टी लिम्फोसाइट्स आके इनको ईट करने लग गए तो कंडक्शन स्लो हो जाएगी। जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंटर में है, शॉन सेल पेरिफेरी में है, तो पेरिफेरी को कोई फर्क नहीं पड़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे फर्क पड़ रहा है। तो अगर ब्रेन पे फर्क पड़ रहा है, अभी हमने अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन किए, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में किस चीज के साइन आने चाहिए? मैंने कहा अभी पेरिफेरी में नहीं गई डिजीज, ये होती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो कौन कौन से सिम्टम्स आने चाहिए इसके अंदर, अगर ये हम इनकी इंसुलेशन खत्म कर दें? सेंटर की इंसुलेशन हम डिक्रीज करा रहे हैं, टोन इंक्रीज हो जाएगी, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, प्लांटर और बेबेंस्की साइन क्या होगा, अप गोइंग होगा। ठीक है, सारे एग्री करते हैं इससे? सेंटर की डिजीज है ये। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होगी सीएनएस में माइलिन और ओलिगोडेंड्रोसाइट की। अब इसका जो क्लासिकल क्लिनिकल सिनेरियो होता है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं रिमिटिंग और रिलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो वो उनको ईट कर रहे हैं वो न्यू फॉर्म हो रहे हैं, ईट हो रहे हैं न्यू फॉर्म हो रहे हैं। तो इसके क्लिनिकल फीचर डिपेंड करते हैं किस किस जगह पे ईटिंग हो रही है। अगर ऑप्टिक नर्व को ईट कर रहे हैं हमारे लिम्फोसाइट्स तो ब्लड विजन होगा उस आई का। अगर ब्रेन स्टेम में कर रहे हैं तो स्कैनिंग स्पीच होगी, आ करके बोलेगा, ऐसा लगेगा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, बट इट्स नॉट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा। इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया होगा, क्योंकि जब वो मेडिकल मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस को ईट करेगा। ये बताती हूँ इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया क्या होता है। हेमीपेरेसिस और यूनिलेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन होगी अगर सेरेब्रल व्हाइट मैटर को वहां पे डिस्ट्रक्शन होगी तो। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे डिस्ट्रक्शन होगी तो लोअर एक्सट्रीमिटी पे सेंसेशन और वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, बावल ब्लेडर सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। डायग्नोसिस हम इसका करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड है एमआरआई। इस पे हमें क्या मिलते हैं, एरियाज ऑफ प्लैक मिलते हैं यूजुअली अराउंड वेंट्रिकल्स। अभी इसकी पिक्चर्स भी देखते हैं। और जब आप लंबर पंचर कराते हैं तो उसमें लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं क्योंकि वही ईट कर रहे होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट को। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। अगर आप तो पेशेंट डाइस और तब उसकी हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन करते हो ब्रेन का, तो वहाँ पे ग्रे एरियाज ब्लैक के नजर आते हैं इन द वाइट मैटर। ग्रे एरियाज क्यों? क्योंकि आपने उनकी शीत उतार दी है। ग्रे एरियाज क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उसकी जो व्हाइट मैटर की शीट है जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो तो आप लोगों ने सारी की सारी डिस्ट्रक्शन कॉज करवा दी है लिम्फोसाइट की ईटिंग से। और हाई डोज स्टेरॉइड देंगे, ऑटोइम्यून डिजीज है तो हमेशा स्टेरॉइड्स आके शट अप कॉल देती हैं। देयर इज नो अदर मेथड ऑटोइम्यून को स्टॉप कराने का। पेशेंट प्रेजेंट करेगा जिस एरिया पे डीमाइलिनेशन हो रही होगी। सपोज वो ब्लरी विजन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, वर्टिगो स्कैनिक स्पीच के साथ प्रेजेंट कर सकता है अगर ब्रेन स्टेम में लीजन है। अगर मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस को ईट कर रहा है तो इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ये सारे सिम्टम्स है और डिपेंड करेगा इसका आप लोकलाइज करोगे किधर लीजन है। इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया आप कैसे कर होता है, देखो ये हमारी लेफ्ट आई समझ लो और ये हमारी राइट आई समझ लो। ठीक है, अब जो लेफ्ट आई है यहाँ पे उसका लेटरल रेक्टस होगा और यहाँ पे उसका मीडियल रेक्टस होगा। ये हो गई नोज, ये हो गए एयर्स। अब जो राइट आई है उसका इस तरफ को लेटरल रेक्टस होगा एयर की तरफ और नोज की तरफ मीडियल रेक्टस होगा। यहाँ तक रेक्टस की पोजीशन क्लियर है? If somebody is unclear about rectus position, नोज की तरफ मीडियल रेक्टस होते हैं, एयर की तरफ लेटरल रेक्टस होते हैं।
ठीक हो गया। लेटरल रेक्टस को क्रेनियल 6 सप्लाई करती है। लेटरल रेक्टस को क्रेनियल 6 सप्लाई करती है। इसमें कोई इशू? कोई इशू इसमें? और मीडियल रेक्टस को क्रेनियल 3 सप्लाई करती है। अब इनकी कम्युनिकेशन कैसे है? अगर सपोज किसी ने लेफ्ट साइड पे देखना है तो उसका लेटरल रेक्टस एक्टिवेट हो जाएगा लेफ्ट का, और मीडियल रेक्टस एक्टिवेट हो जाएगा राइट आई का। तो हम मीडियल रेक्टस के साथ कम्युनिकेट ऐसे करते हैं, क्रेनियल नर्व 6 जो होगी लेफ्ट आई की, वो क्रेनियल नर्व 3 ऑफ राइट साइड से कम्युनिकेट करेगी, और ये बंडल होता होगा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ताकि इस तरफ को हम देखें, आईज इस तरफ को आ जाए, ये नोज और ये इसकी मूवमेंट होगी क्रेनियल नर्व 3 से मीडियल रेक्टस ऑफ राइट साइड लुकिंग एट लेफ्ट, और लेटरल रेक्टस की ऑफ लेफ्ट आई की होगी क्रेनियल 6 से। इनकी कम्युनिकेशन हो रही है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस से। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस माइलिनेटेड कंपोजिट फाइबर ट्रैक्ट है फाउंड इन द ब्रेन स्टेम, और ये कॉन्जुगेट मूवमेंट कराता है ऑफ आईज एंड हेड एंड नेक। तो अब ये सिंस माइलिनेटेड है, एमएस में इसकी माइलिनेशन खराब हो रही है, तो कॉन्जुगेट मूवमेंट नहीं होती। लेटरल रेक्टस जब इस तरफ को मूव करवाते हैं, मीडियल रेक्टस उसके साथ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के साथ बंडल से होती है। यहाँ पे डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। इसको इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? मैं वेट कर रही हूँ यस या नो कहने का कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, दोनों आइज को एक तरफ दिखाने के लिए, और दोनों आइज को एक जब लेफ्ट की तरफ देख रहे होंगे तो क्रेनियल नर्व 6 और क्रेनियल नर्व 3 कम्युनिकेशन मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस की होगी। अब राइट की तरफ देख रहे होंगे तो राइट आई का लेटरल रेक्टस और लेफ्ट आई का मीडियल रेक्टस ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा। ठीक हो गया। आगे ये है इसके, देखो ये प्लैक डिपॉजिट हुआ है। एमआरआई इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये देखो, ये एक जगह नहीं, इतने ज्यादा व्हाइट प्लैक्स डिपॉजिट हुए हैं। अब बुक से इसको एक दफा देख लेते हैं। बुक में इट्स मोर कॉमन इन फीमेल। ठीक है, नॉर्दर्न यूरोपियन एरियाज में होगी। जितने आप इक्वेटर से दूर मूव करोगे तो इसका एनवायरमेंटल ट्रिगर है। ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर इंक्रीज करता है। आगे आ जाते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट आपको सीएनएस में मिलेंगे, वही जो होंगे वो ईट कर रहे होंगे माइलिन माइलिनेशन जो हुई होगी, और ओलिगोडेंड्रोसाइट को। लिम्फोसाइट ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेंगे, ब्रेन में जाएंगे और सारी डिजीज को स्टार्ट कर देंगे। जो उनके माइलिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है माइक्रोग्लायर, वो ईट करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, प्लैक्स जो बनते हैं ना, प्लैक्स, अब प्लैक्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है, वो इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन होती है। यूजुअली पेरीवेंट्रिकुलर रीजन्स ऑफ द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व और सब पायल रीजन्स में होती है। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द हमें ज्यादा मिलती है। ये देखो, ये वेंट्रिकल बने हुए हैं, और इसके इर्द गिर्द मुझे ये देखो ये प्लैक मिला। ये वेंट्रिकल माने पेरी वेंट्रिकल रीजन्स के इर्द गिर्द हमें मिलती है यूजुअली प्लैक्स का डिपॉजिट। ऑन एमआरआई पे हम ये देखते हैं। और प्लैक्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन हो रही होती है। इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन हो रही होती है, जो रिजल्ट ऑफ साइटोकाइन कैस्केड होता है। एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट आ जाते हैं सीएनएस में, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं। देन दे स्टार्ट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं माइक्रोग्लियर, वो क्या कर देते हैं, साइटोकाइन का कैस्केड स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन होती है तो वो पेरीवेंट्रिकुलर रीजन में मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है, ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द भी होती है, और सब पायल रीजन के इर्द गिर्द भी होती है। ठीक है, दिस begins in circumstance infiltration activated by lymphocyte and macrophages and often conspicuous perivascular inflammation, the acute attack gliosis। उसके बाद क्या होगा, इसको reactive gliosis होगा, इसको पैचअप कराएंगे और फिर यहाँ पे स्कार बन जाएगा।
क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ये वाले क्लिनिकल फीचर हैं, विल डिपेंड। ब्लड विजन होगा, वर्टिगो होगा, स्कैनिंग स्पीच होगी, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होगा, ब्लड विजन होगा, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होगी, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा, जब मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिलिस को आप डीमाइलिनेट करोगे, उसकी शीत उतारोगे, हेमीपेरिसिस होगा, जब सेरेब्रल व्हाइट मैटर इन्वॉल्व होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज की सेंसेशन वीकनेस होगी, जब स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा। ये क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। ये पेरीवेंट्रिकुलर प्लैक्स ओलिगोडेंड्रोसाइट के दिखाए हुए, ये हम कब देखेंगे, जब हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और लाइव पर्सन में हम नहीं करते ये। अगेन क्लिनिकल फीचर्स लिखे हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस, जब अगेन यू हैव टू नो ऑप्टिक न्यूराइटिस कब होगा, जब वो ऑप्टिक नर्व के डीमाइलिनेशन स्टार्ट होगी। सिक्स नर्व क्रेनियल पाल्सी भी हो सकती है। एफरेंट प्यूपिलर डिफेक्ट भी इसमें प्रेजेंट करेगा। लीहरमाइट सिम्टम होगा, ये बताती हूँ क्या चीज होगा। उसके बाद इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जब ट्राइजेमिनल नर्व की डीमाइलिनेशन स्टार्ट होगी, एंड कुड बी रिकरेंट फेशियल पाल्सी। इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी, एमआरआई करानी है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। उसमें आप प्लैक्स देखोगे, यूजुअली आउट पेरीवेंट्रिकुलर एरिया। सीएसएफ एग्जामिनेशन में लिम्फोसिटिक पिलियोसाइटोसिस आएगी, बड़े बड़े लिम्फोसाइट्स आएंगे। लिम्फोसाइट्स क्यों आएंगे, बिकॉज वही सारा ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर रहे हैं। और ओलिगोक्लोनल बैंड्स आएंगे, ये ओलिगोक्लोनल बैंड्स आएंगे सीएसएफ में, विच इज एबनॉर्मल। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कोई प्रेजेंट नहीं होती, दे आर ओनली प्रेजेंट इन एमएस। इन्वेस्टिगेशन है, एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड है। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराओगे हिस्टोपैथ, तो पेरीवेंट्रिकुलर प्लैक्स आएंगे, जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म करेंगे। सीएसएफ में प्रोटीन्स इंक्रीज होंगे, ओलिगोक्लोनल ब्लैंड्स जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन है। दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होंगे लिम्फोसाइट्स। इधर इन्वेस्टिगेशंस की लिस्ट लिखी हुई इस तरह से। पहले आपने स्ट्रक्चर लीजन, सीटी ब्रेन करा के कोई स्ट्रक्चर लीजन है, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, उसको रूल आउट कर लिया। एमआरआई कराए, इमेजिंग कराई। उसके बाद सीएसएफ में आपने प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के ओलिगोक्लोनल बैंड्स देख ली, और लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे। नॉर्मली कितने होते हैं, 4 to 5 लिम्फोज होते हैं। अदर कॉज, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीजेस है, अदर कॉजेज रूट आउट कर लो। सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हम करते हैं सार्कोइडोसिस को रूल आउट करने के लिए। विटामिन B12 डीमाइलिनेशन वाले सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो उसमें विटामिन B12 में भी होती है, तो उसके सीरम के टेस्ट करा लिए। ऑटो इम्यून है तो ANA करा लिए, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज भी करा ली। ये सारी चीजें हमने इस तरह से उसने प्रोसीड किया इन्वेस्टिगेशंस को। अब ट्रीटमेंट क्या है, एक्यूट फेज में जब एक्यूट सिम्टम्स के साथ आएगा, वो कहेगा मुझे ब्लरी विजन हो रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियो में आई से रिलेटेड सिम्टम्स लिखे होते हैं, और वो लिखा होता है कि उसको 2-3 महीने होते हैं, फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं। तो ये एक्यूट एपिसोड में आपने क्या देना होता है, इंट्रावीनस देनी होती है 3 से 5 दिन के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और फिर क्योंकि ऑटोइम्यून है, तो हम डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट करते हैं, बीटा इंटरफेरॉन्स और ग्लूटामाइड। अब हाई एफिकेसिस केसेस में हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के इन्फ्यूजन्स आ गए, जो कि ईट करेंगी लिम्फोसाइट्स को और इन एंटीबॉडीज को, जो कि कॉज करती हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट और डीमाइलिनेट करा रही हैं। तो हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है, एक्यूट में हमने देना है IV स्टेरॉइड, ठीक है। बाद में हम DMDs पे स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरफेरॉन बीटा, ग्लूटामाइड, एसीटेट, नेटेलिजुमैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अच्छा, ट्रीटमेंट उसने इस तरह से लिखा हुआ है, अगर स्पेस्टिसिटी है। स्पेस्टिसिटी क्यों है, क्योंकि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। स्पेस्टिसिटी है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी करानी है, गैबापेंटिन देनी है। दिस एस्थीजिया है का मतलब एबनॉर्मल सेंसेशन है, उसके लिए कार्बामेज़ापिन देनी है। ब्लैडर सिम्टम्स आ रहे हैं, अनएबल टू डू यूरिन, तो कैथेटराइज करो उसको, फोली डालो और मेस्करेनिक एंटागोनिस्ट देने हैं। फटीग है, इसके लिए एमेटाडीन देनी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिलिडेनाफिल देनी है। अगर आप MS की वुमेन, क्योंकि चाइल्ड 20 इयर्स में स्टार्ट होती है उसकी, तो अगर MS वुमेन विद MS वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट, तो उसकी काउंसलिंग करनी है। और उसको कहना है कि जो रिस्क है रिलैप्स का डिजीज में वो कम है। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो स्टेट है उसमें आपकी इम्यूनिटी लो हुई होती है। जब इम्यूनिटी लो होती है तो ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है हाई इम्यूनिटी हुई हुई है, तो वो डिजीज जो होती है सही से गुजर जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतना मसला नहीं होता, इम्यूनिटी लो हुई होती है
तो ऑटो इम्यून डिजीज सही से गुजर जाती है। और दूसरा, हम डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स अगर वो ले रही है तो उसके टेराटोजेन होते हैं, वो हम नहीं देंगे। 6 to 8 वीक्स के लिए इसको स्टॉप कर देंगे बिफोर कॉन्ट्रासेप्शन के, बेबी मेल फॉर्म ना पैदा हो। उसके बाद पोस्टपार्टम में जब इम्यूनिटी नॉर्मल होगी तो एकदम से हाई रिस्क ऑफ रिलैप्स है। इसमें कुछ पूछना है? ये ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को ईट करें। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? इम्यून एपीसी से प्रेजेंट करते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स आते हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स जो है वो मैक्रोफेजेस हैं ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो आके क्या करते हैं? पूरा साइटोकाइन का कैस्केड होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट को ईट करते हैं, शायद माइलिनेशन को भी ईट करते हैं। ऑटो इम्यून है ना, तो ऑटो इम्यून का यही मतलब होता है खुद ही ईट कर रही है अपनी बॉडी अपने आप को। अब इसके क्वेश्चंस देखो। A 22-year-old female consulted an ophthalmologist. ठीक है, आई symptoms are the most common in MS. For sudden onset of vision loss, एकदम से बैठे बिठाए 22 years की ओर ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, 20 फीमेल प्रिडोमिनेंस है। ठीक हो गया। ऑनसेट ऑफ विजन इन लेफ्ट आई, एक आई में हुआ। 6 months ago she had the weakness of right arm and staggering gait which improved over 2 months. तो वो और सिम्टम्स ही बता रही है। 2 years ago she had numbness in limbs and was thought to be functional. फंक्शनल का मतलब होता है हम फंक्शनल लेवल करते हैं। यस, ये रिमिटिंग रिलैप्सिंग सिम्टम्स है। These are remitting and relapsing symptoms. खुद ही आते हैं चले जाते हैं आप उनको स्टेरॉइड से। उसके बाद जब वो आती है कि मेरी टांगों में नमनेस हो रही है 2 years, उसको फंक्शनल डिक्लेयर करते हैं। फंक्शनल हम इमरजेंसी में उस पेशेंट को कहते हैं कि जो खाम खा में हिस्टेरिया हो रहा होता है, चीख रहा होता है, जिसको वाकई में हम कोई कॉज नहीं फाइंड कर सकते, हम उसको कहते हैं फंक्शनल है। और कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता, क्योंकि ना उनके ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती, कुछ भी नहीं होता ना, सिम्टम्स उनके दूसरे आ रहे होते हैं। ऑन एग्जामिनेशन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नोटिस दैट afferent pupillary defect, intranuclear ophthalmoplegia. Neurologist also found positive Leher-Mite sign and ataxia. अच्छा, अब हमने करना है लेहरमाइट साइन क्या चीज होती है। देखो, लेहरमाइट साइन होता है कि सडन सेंसेशन होती है रिजेंबलिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक दैट पासेस डाउन द बैक ऑफ योर स्पाइन एंड नेक। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि डीमाइलिनेशन हुई हुई है और वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह शॉक लगता है। Let me show you positive Leher-Mite sign. जैसे नेक करते हैं तो झटका पड़ता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह, तो वो डायग्नोस्टिक साइन है ऑफ एमएस। नेक को सिर्फ नीचे टर्न करना होता है। अब व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इस एमएस? व्हाट इन्वेस्टिगेशंस विल बी हेल्पफुल? इसमें पूरा वो बनाना है ऊपर से नीचे तक, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ इसको बुक में उन्होंने कहा था कि पहले एक्सक्लूड करना है स्ट्रक्चरल डिजीज को, ठीक है, आइडेंटिफाई करने हैं प्लैक्स ऑफ डीमाइलिनेशन सीटी करा के, देन एमआरआई कराना है। उसके बाद हमने क्या करना है, सीएसएफ कराना है। उसमें क्या होगा, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे तो ओलिगोक्लोनल बैंड ज्यादा आएंगे, और सीएसएफ एग्जामिनेशन में लिम्फोसिटिक काउंट इंक्रीज्ड होगा। अदर कंडीशन को एक्सक्लूड कराने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करा रहे थे। सार्कोडोसिस को एक्सक्लूड करने के लिए सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। हाँ, नेक को डाउनवर्ड लेके जाने पे आता है, पीछे बैक पे करंट पड़ता है। सीरम विटामिन B12 करवा रहे थे क्योंकि वो सबसे बड़ा डीडी है, डीमाइलिनेशन उसमें भी हो रही थी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज करा रहे थे और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज करा रहे थे। हाउ वुड यू ट्रीट हर? कैसे ट्रीट करते हैं हम? हाउ डू वी ट्रीट दीज? इसका भी वो टेबल बना हुआ है, इसमें भी टेबल पूरा का पूरा लिखना है कि हम क्या करते हैं। अगर एक्यूट उसको हो रहा है अटैक, तो हम उसको क्या करते हैं,
इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स देते हैं। लेटर हम उसको क्या करते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट पे रख लेते हैं, बीटा इंटरफेरॉन ग्लूटामेट पे रख लेते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए अगर स्पेसिसिटी है तो फिजियोथेरेपी करवाते हैं, गैबापेंटिन देते हैं, अगर सेंसेशन खराब है तो कार्बामेज़ापिन देते हैं, ब्लैडर सिम्टम्स आ रहे हैं तो कैथेटराइज करते हैं और स्क्रेनिक एंटेगोनिस्ट देते हैं, फटीग है तो एमेटाडीन देते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो सिल्डेनाफिल देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं अगर सिम्टम प्रेजेंट है। एक्यूट में क्या करते हो, जब देखो अभी एक्यूटली उसको ऑनसेट ऑफ विजुअल लॉस हो रहा है ना, तो आप उसको हाई डोज स्टेरॉइड्स की पल्सेस दोगे, ठीक हो गया, 2 to 5 days के लिए आईवी। और उसके बाद फिर इसको डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट पे ले जाओगे, साथ ही साथ उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे, जो सिम्टम्स आ रहे होंगे उनके ट्रीटमेंट करते जाओगे। नेक्स्ट हमने करने जीबीएस। जीबीएस होते हैं गुलियन बैरे सिंड्रोम। इसमें भी डीमाइलिनेशन हो रही है, लेकिन इसमें डीमाइलिनेशन हो रही है शॉन सेल में। शॉन सेल जो थे उनका फंक्शन था ओलिगोडेंड्रोसाइट की तरह माइलिनेट करना, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब ये डिजीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गई तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन वाले, टोन डिक्रीज होगी, स्पैस्टिसिटी डिक्रीज होगी, रिफ्लेक्सेस डिक्रीज होंगे, बेबिंस्की साइन को क्या होगा, वो भी डाउन गोइंग होगा। ठीक है, तो शॉन सेल्स क्या होते हैं, ग्लाइल सेल्स होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि अराउंड द मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स माइलिन शीट के इर्द गिर्द माइलिन शीट बनाते हैं, ट्रैप करते हैं। अब इसमें ये होता है कि एक तो लॉस ऑफ टेंडर और एक्यूट पैरालिसिस स्टार्ट हो जाते हैं ओवर डेज एंड वीक्स। इसमें मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, पहले हमें कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या डायरिया होता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो है कंपाइलोबैक्टर यूजिनाए लिखा हुआ आएगा सिनेरियो में, उसको डायरिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई है और एकदम से पैरालिसिस स्टार्ट हो गया। पैरालिसिस भी ऐसे होता है असेंडिंग पैरालिसिस, कि पहले क्या होता है उसको लोअर से स्टार्ट होता है, लिम्ब से, हैंड और फींग में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, फिर वीकनेस स्टार्ट हो जाती है और फिर एक्सटेंड कर जाता है। जब डायफ्राम पैरालिसिस होता है तो उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है, नीचे से असेंडिंग पैरालिसिस, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ये। मॉलिक्यूलर मिमिक्री इन्वॉल्व होती है, इसका ये मतलब है कि हमें एंटी गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडीज भी मिलती हैं इसमें। इट मीन्स के एंटीबॉडीज हमारी बनी थी कैम्पाइलोबैक्टर यूजिनाई को फाइट करने के लिए जब हमें इन्फेक्शन हुई, लेकिन वो हमारे क्या कर रही है, कौन से वाले चीजों को अटैक कर रही है, शॉन सेल्स को अटैक करने लग गई है और वो डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो गई है। क्लिनिकल फीचर लोअर लिम्ब तो अपर लिम्ब होगा, उसके बाद फेशियल और बल्बल मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, बल्बर वीकनेस में क्या आएगा, सेलिवेशन डिक्रीज होगी, swallowing डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे रेस्पिरेटरी मसल्स तक पहुंचेगा तो वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत होगी। इसमें एटेक्सिया, एयरफ्लेक्सिया, इंटरनल एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लीजिया भी हो सकता है। एंटीबॉडीज बनी अगेंस्ट शॉन सेल्स और सेंडिंग पैरालिसिस है ये। इसमें भी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होगा, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, यूरिनरी रिटेंशन, हाइपरटेंशन, एरिथमियाज, आइलियस, लॉस ऑफ स्वेटिंग, टेकिकार्डिया। अब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, जब सीएसएफ करवाएंगे तो उसमें प्रोटीन्स रेज होंगे फॉर फर्स्ट 10 days। आई रिमेम्बर कि उसको 1 month से एक पेशेंट थी मेरे बेड पे, उसको जीबीएस था, जब हमने इसका सीएसएफ कराया तो वो नॉर्मल आया था। तो 1 month में कराया था ना, फर्स्ट 10 days में सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटीन्स रेज होते हैं, वाइट सेल काउंट इज नॉट रेज्ड। उसके बाद हमने इसकी कराई थी नर्व कंडक्शन स्टडीज और उसमें उसका एमसान वेरिएंट आया था। बताती हूँ अभी एमसान वेरिएंट क्या होता है। उससे हमारा डायग्नोसिस बन गया था कि उसको जीबीएस ही है 100%। अच्छा, जब आपने ये डायग्नोसिस बनाना है तो आपने एक्सक्लूड करना है कि इसको पोलियो ना हो,
botulism ना हो, diphtheria, spinal cord syndromes ना हो, myasthenia ना हो। तो ये हमने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से रूल आउट करना है। अगर पोलियो होता है ना तो वो एसिमेट्रिक होता है, एक टांग में होता है दूसरे में नहीं होता। तो ये जो जीबीएस है ना ये सिमेट्रिकल होते हैं और लोअर से अपर की तरफ जाते हैं। अब ट्रीटमेंट ऐसे करनी है, हमने देना है वीआईपीज का मतलब होता है आपको आपने वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, आईवीआईजी देनी है, हमने इंट्रावेनस उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं, ठीक है। आईवीआईजी देनी है कि हम बॉडी जो है इनको इनको कंज्यूम कर ले एंड दे शुड नॉट कंज्यूम शॉन सेल्स। प्लाज्मा एक्सचेंज करना है 2 वीक्स के लिए, और उसकी थर्ड जब वीक ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस हुआ था, प्लाज्मा फेरेसिस इज एक्सपेंसिव लेकिन उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है आईवीआईजी की 1 लाख रुपए की एक एपिसोड होती है, प्लाज्मा फेरेसिस की 30 to 40,000 होती है इन गवर्नमेंट सेटअप। तो प्लाज्मा फेरेसिस 2 वीक्स तक से करना है। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या करते हैं, प्लाज्मा में आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, जब आप उनका प्लाज्मा रिप्लेस करके फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से रिप्लेस कर देते हो तो ये आईवीआईजीज निकल जाती हैं, फिर वो अटैक नहीं कर रही होती शॉन सेल्स के ऊपर। और एस स्टेरॉइड्स, S for steroids, B for ventilatory support, I for IVIG, P for plasmapheresis, S for steroid. Or monitoring of respiratory function is very important. GBS तो काफी इजी है, इसका डायग्नोसिस भी इजी है। Okay, the question is a 25-year-old man presents with rapidly progressive paralysis of all 4 limbs over days. Examination reveals hypotonia, grade पावर कम हो गई, एब्सेंट रिफ्लेक्सेस। अभी तक सिर्फ ये सारी बातें आपको क्या शो कराती, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है? यस, जीबीएस इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन हो रही थी ना। सीएसएफ एग्जामिनेशन में क्या है, सेल काउंट 7 लिम्फोसाइट्स आए हैं, प्रोटीन इंक्रीज है, प्रोटीन काउंट इज इंक्रीज। अच्छा, जो जीबीएस होता है ना उसमें एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन होती है, प्रोटीन इंक्रीज होते हैं इन सीएसएफ, प्रोटीन यूजुअली 45 होते हैं, तो ये 175 प्रोटीन इंक्रीज है। शुगर जो है 70 है विच इज नॉर्मल, सारा कुछ ये नॉर्मल आया है। व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? लाइकली डायग्नोसिस इज जीबीएस। हाउ विल यू कंफर्म योर डायग्नोसिस? कैसे कंफर्म करते हैं हम डायग्नोसिस ऑफ जीबीएस? नर्व कंडक्शन स्टडीज कराते हैं हम। हाउ डू यू कंफर्म आर जीबीएस? नर्व कंडक्शन स्टडी कराते हैं। और सीएसएफ एग्जामिनेशन कराते हैं। तीसरा एंटीबॉडीज देखते हैं अगेंस्ट GM1 एंटीबॉडीज आती हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हम CNS एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं टू रूल आउट पोलियो है, डिप्थीरिया है, ब्यूटिलिज्म है, माइस्थीनिया ग्रेविस है। माइस्थीनिया ग्रेविस में मोर लाइकली जो होता है आई के सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। और हाउ विल यू मैनेज दिस केस? मैनेज कैसे करते हैं हम जीबीएस को? हाउ डू वी मैनेज जीबीएस? मैम इस सिनेरियो में तो किसी इन्फो की हिस्ट्री नहीं दी। हिस्ट्री दी तो है उसने, प्रोग्रेसिव, रैपिडली प्रोग्रेसिव, वीक्स और मंथ्स में प्रोग्रेस करता है, वीक्स और डेज में, सॉरी डेज और वीक्स में प्रोग्रेस करता है। उसने लिखा रैपिडली प्रोग्रेसिव पैरालिसिस ऑफ 4 लिम्स, ठीक हो गया। हाइपोटोनिया दिए, लो ग्रेड दिए, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन दिया उसने, बता तो दिया उसने, रैपिडली प्रोग्रेसिव है और पैरालिसिस हुआ है 4 लिम्स का। कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि आपको डायरिया हुआ है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुई है। VIPs करने हमने, वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी है, अगर डायफ्राम को इन्वॉल्व करेगा तो उसकी रेस्पिरेशन अरेस्ट हो जाएगा। IVIG देनी है, प्लाज्मा फेरेसिस और स्टेरॉइड है। A 15-year-old boy is brought to you with progressive weakness of both lower limbs over a period of 7 days. देखो days to weeks की हिस्ट्री आ गई। He was previously normal. देखो GBS could happen to me or anybody listening to me. और GBS क्यों होता है किसी को? मैं कह रही हूँ मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। GBS क्यों होता है?
हाँ, कोई मुझे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुई, आई गॉट डायरिया, ठीक है, उसको बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई थी टू फाइट दीज, लेकिन वो मेरे शॉन सेल्स को अटैक करने लग गई। शॉन सेल्स को अटैक करने की डीमाइलिनेशन स्टार्ट होगी पेरिफेरी में, तो मुझे लोअर मोटर के सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, उसको नॉर्मल था एक्सेप्ट माइल्ड फ्लू हुआ, इतनी छोटी सी बात पे द पर्सन गॉट अ पैरालिसिस। माइल्ड फ्लू हुआ, ऑन एग्जामिनेशन बॉयज फुली अलर्ट और फेब्राइल। इसमें क्या था कि कोई भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं था। जनरल फिजिक्स एग्जामिन डज नॉट रिवील एनीथिंग एक्सेप्ट अनडिसेंडेड टेस्टिस ऑन वन साइड। पावर इन अपर लिम्ब इज 5/5, अपर लिम्ब में बिल्कुल नॉर्मल है और लोअर लिम्ब में 2.5 है। तो ये क्या था, असेंडिंग पैरालिसिस, पहले लिम्स में होता था नीचे, फिर ऊपर जाता था आर्म्स में। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट, तो ये सारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की तरफ कर रहा है। शॉर्ट हिस्ट्री, तो ये हो गया जीबीएस। व्हाट इन्वेस्टिगेशन आर हेल्पफुल, हमने सीएसएफ एग्जामिनेशन करनी है, उसकी रिपोर्ट लिखनी है, नर्व कंडक्शन स्टडीज करानी है, और हमने एंटीबॉडीज करानी है GM1, विच वी डोंट डू क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। हम नर्व कंडक्शन स्टडीज और सीएसएफ पे ये कर लेते हैं। व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन प्रूव फेटल एंड हाउ विल यू मैनेज इट, क्या ऐसा होता है जिससे फेटल हो जाता है? कौन सी इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो फेटल है? पैरालिसिस ऑफ, जब डायफ्राम स्टार्ट होता है, जब असेंड कर रहा होता है नीचे से ऊपर की तरफ, जब डायफ्राम का पैरालिसिस स्टार्ट होता है तो वो फेटल है। अब हाउ विल यू मैनेज इट, हम इसको मैनेज कैसे करते हैं? हम उसका क्या करवा रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं रेस्पिरेटरी, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन प्लस वेंटिलेटरी सपोर्ट। रेस्पिरेटरी फंक्शन का उसका रेगुलर मॉनिटरिंग करो और एंड पुट देम ऑन रेस्पिरेटरी सपोर्ट, वेंटिलेटरी सपोर्ट, सॉरी। वो तो ट्रीटमेंट है ना, आपने एक्यूट, वो कह रहा है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कौन सी है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, और उसके लिए आपने क्या, प्लाज्माफेरेसिस तो ट्रीटमेंट है उसका। अच्छा, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले ये जीबीएस को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जीबीएस इज एन एक्यूट ऑफन स्वेयर पोली रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी होती है इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर अफेक्टिंग पेरिफेरल नर्व्स एंड देयर रूट्स, उसमें डीमाइलिनेशन हो रही होती है। Pathophysiologically is an autoimmune destruction of myelin. Evidence suggests that GBS is caused by misdirection of an immune response where body immune system attacks self-antigens mistaken for foreign antigen. So after diarrhea की episode, upper respiratory tract infections, mild flu हुआ था उसे, आपने अभी हिस्ट्री में देखा। अच्छा, अब 46-year-old मैन आता है ब्रॉट टू योर ऑफिस कंप्लेनिंग ऑफ रबड़ी लेग। इसमें कोई एज की लिमिट नहीं होती, मुझे हो सकता है, आपको हो सकता है, एनीबडी कैन हैव इट। आई हैड अ पेशेंट, शी वॉज 35 years old, रबड़ी लेग्स, लेग्स कैसा लगता है, रबड़ की हो गई है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही, उसकी भी नहीं कर रही थी। द पेशेंट स्टेट दैट हिज सिम्टम्स बिगिन 2 days ago एंड अप्रोक्सीमेटली 3 weeks ago उसको डायरिया हुआ था। ठीक है, वीक्स टू डेज की हिस्ट्री होती है, और वो खुद ही ठीक भी हो गया था। ऑन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायलेटरल लोअर एक्सट्रीमिटी की वीकनेस है एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस नोटेड। तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, आई कैन सी देयर इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इट्स लुक्स जीबीएस। अब मैंने डायग्नोसिस कैसे करना है, सीएसएफ से करना है, नर्व कंडक्शन स्टडीज से करना है, और GM1 एंटीबॉडी से करना है। उसके बाद GBS in pediatric patient. A 10-year-old boy presented with weakness in his lower extremities 2 weeks ago after mild respiratory infection, upper respiratory infection. And within few days, weakness progresses to include his trunk. He has weakness in lower limbs, absent tendon reflexes. Spinal fluid examination is normal, but protein is raised. There is marked slowing of nerve in conduction velocity.
अच्छा, एक बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, एमसीक्यू आते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। ये हमें जीबीएस के सिनेरियो में मिलती है। इसका मतलब होता है कि सीएसएफ में प्रोटीन इंक्रीज हो जाते हैं और वाइट सेल इंक्रीज नहीं होते। और ये इंक्रीज इन सीएसएफ प्रोटीन ये शो करता है कि वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन है ऑफ द नर्व रूट। वाइट सेल इंक्रीज किए बगैर प्रोटीन इंक्रीज कर जाते हैं। अगेन मोस्ट कॉमन जो लाइकली कॉज है वो कंपाइलोबैक्टर यूजेनाई का डायरिया है। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन होती है, उसमें सीएसएफ इज CSF is due to breakdown of blood-brain barrier by intense inflammation। और क्या जो सब blood-brain barrier चला टूट जाता है और उसमें क्या हो जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन चला जाता है। इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है कि ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक डाउन हो जाता है एट द जंक्शन ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। अच्छा, सीएसएफ में प्रोटीन ज्यादा होता है विदाउट इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल। तो फिर प्रोटीन आया कहाँ से? प्रोटीन ऐसे आया कि जब सीएसएफ ब्रेक डाउन हो रहा था इन द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही थी कि वहां से एल्ब्यूमिन जो है आ जाता है इनसाइड इनटू द सीएसएफ। ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक्स डाउन ड्यू टू इंटेंस इन्फ्लेमेशन और एल्ब्यूमिन जो हमारे बॉडी में होता है, ब्लड में होता है, प्लाज्मा में होता है, वो क्रॉस करके सीएसएफ में आ जाता है। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, ये टीचर्स पूछते हैं कि क्यों होती है जीबीएस में। इसलिए होती है क्योंकि सीएसएफ में ब्रेक डाउन हो जाता है इन द ब्लड ब्रेन बैरियर ऑफ ड्यू टू इंटेंस इन्फ्लेमेशन एट द जंक्शन ऑफ डोर्सल वेंट्रल रूट्स और ट्रांसुडेट करके प्लाज्मा प्रोटीन अंदर आ जाते हैं। अच्छा, और ये बताना था कि एमसान वेरिएंट होता है एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी और एक्यूट अमान वेरिएंट होता है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। जब ये नर्व कंडक्शन स्टडीज कराते हो ना तो उसमें जीबीएस का पैटर्न आ जाता है। ठीक है, जीबीएस का पैटर्न आ जाता है। तो द पेशेंट विच आई हैड टू सी फॉर 2 weeks, उसमें उसका एमसान वेरिएंट आया था, उसमें मोटर और सेंसरी लॉस दोनों हो रहे थे। अमान वेरिएंट आता है तो उसमें एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी होती है। ये जब एमसान स्टडी करवाओगे आप, उसकी नर्व कंडक्शन स्टडी कराओगे तो उसमें वेरिएंट्स लिखे हुए आएंगे कौन सा वेरिएंट है, कि सिर्फ मोटर वाली हो रही है, सेंसरी हो रही है। नर्व कंडक्शन स्टडी कराते हो तो इटियोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है जो कि आपके पेरिफेरल नर्व्स की तरफ डायरेक्ट होता है आफ्टर रेस्पिरेटरी और जीआईटी इन्फेक्शन। माइक्रोप्लाज्मा वायरल इन्फेक्शन लाइक हैप बी, सीएमवी, ईबीवी, मम्स, मीजल, कॉक्सी, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू की तरह प्रेजेंट कर रहा था, उन सब के बाद होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो है कंपाइलोबैक्टर यूजेनाई है। अच्छा, असेंडिंग पैरालिसिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मसल डीग्लूटिनेशन यानी एनगल्फिंग की कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, तब हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। जब डिस्फेजिया और फेशियल वीकनेस आती है तो इसका मतलब होता है कि रेस्पिरेटरी वीकनेस के साइन है ये। अच्छा, एमसान वेरिएंट वाली क्या बात है? नर्व कंडक्शन स्टडी कराते हो आप, ठीक है, वो बताती है कि कंडक्शन में क्या प्रॉब्लम हुई है, नर्व कंडक्शन में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उसमें एक्सोनल पैटर्न में या तो आता है अमान वेरिएंट। अमान वेरिएंट में क्या होता है, सिर्फ मोटर न्यूरोपैथी हो रही होती है। एमसान में मोटर भी हो रही होती है, सेंसरी भी हो रही होती है। जब आप नर्व कंडक्शन स्टडी करवाते हो ना तो वो आंसर लिख के भेजते हैं कि इसको एमसान वेरिएंट है, ये एमान वेरिएंट है। एमसान में मोटर और सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी हो रही होती है एक्यूट, और अमान वेरिएंट में क्या हो रही होती है, मोटर हो रही होती है सिर्फ। नहीं, ये जीबीएस के वेरिएंट्स नहीं है, ये नर्व कंडक्शन स्टडीज पे लिखा हुआ आ देंगे कि वो सिर्फ कि अभी सिर्फ सेंसरी हो रही है, सेंसरी के साथ मोटर भी हो रही है, मोटर और सेंसरी बोथ हो रही है। नर्व कंडक्शन पे लिख के देंगे ये, जब कंडक्शन की जो रिपोर्ट आती है उस पे लिखा हुआ आता है एमसान वेरिएंट है इसका, कौन सा वाला है। ये अंदर ही जीबीएस के वेरिएंट्स नहीं, जीबीएस के अंदर कितनी कितनी हो रही है, कि अभी सिर्फ मोटर हो रही है कि मोटर और सेंसरी भी हो रही है। अब डायग्नोसिस हमने कैसे करना था, हमने हिस्ट्री लेनी थी एक्यूट वीकनेस की, छोटी सी हिस्ट्री थी डेज और वीक्स की। ठीक है,
फिर हमने इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज करानी थी, वो आपको लिख के दे रहे थे कि कौन सी डिजेनरेशन हो रही है, सेंसरी मोटर बोथ। सीएसएफ जो था एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस था, उसमें अमाइनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन आ रही थी। प्रोटीन जो था एलिवेटेड था, ट्वाइस द अपर लिमिट। अगर 45 था तो अभी हमने एक सीएसएफ एग्जामिनेशन दिखा था, वहां पे 145 था। ग्लूकोज लेवल नॉर्मल, नो पिलियोसाइटोसिस, नो लिम्फोसाइट्स नहीं थे उसके अंदर। एमआरआई कराते हैं हम, बट उसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो जो फीचर्स होते हैं जो 100% डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, प्रोग्रेसिव मोटर वीकनेस होती है मोर देन वन लिम्ब। लोअर लिम्ब से सिमेट्रिकल स्टार्ट होती है एंड इट गोज टुवर्ड्स अपर लिम्ब। और एरिफ्लेक्सिया होता है और एरिफ्लेक्सिया हाइपोरिफ्लेक्सिया। अब इसकी डीडीज है, इसकी डीडी है पोलियो एंड ट्रांसवर्स मोलाइटिस। पोलियो तो होता है आफ्टर ओरल इनटेक ऑफ पोलियो वायरस, और वो एसिमेट्रिकल होता है। और एक्यूट ट्रांसवर्स मोलाइटिस इन्फ्लेमेटरी है। एक्यूट ट्रांसवर्स मोलाइटिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू किसमें क्या है। ऑल्सो माइस्थीनिया ग्रेविस भी इसका डीडी है। अब जनरल मैनेजमेंट में क्या करना है, आपने पेशेंट को एडमिट कर लेना है, क्योंकि एडमिट करना क्यों जरूरी है, रेस्पिरेटरी मसल कभी भी उसका असेंडिंग प्रेशर पैरालिसिस में वो असेंड करके रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर सकता है, और विद इन 24 आवर डेथ भी हो सकती है। उसको बेड पे वो आपका एडमिटेड होगा, तो उसकी गुड नर्सिंग केयर, गुड मेडिकल केयर, साथ में उसको एनजी फीड कराना है, बावल ब्लेडर की केयर करना है, उसको मूव कराते रहना है ताकि बेड सोर्स ना हो। कोई इन्फेक्शन स्टार्ट होती है तो उसके लिए इन्फेक्शन ट्रीट करना है। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स क्यों रखना है, वही विप्स, वेंटिलेशन, आईवीआईजी, प्लाज्माफेरेसिस और स्टेरॉइड्स। प्लाज्मा एक्सचेंज में क्या करते हैं, रिमूव एंटीबॉडी करते हैं जो हमारे प्लाज्मा में होते हैं। 4 to 6 सेशन कराते हैं हम, 3 तक कराते हैं, जितना अफोर्ड कर सकता है पेशेंट। स्टेरॉइड्स देते हैं फॉर 2 वीक्स। जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव एंड वी डू नॉट गिव देम। हम प्लाज्मा फेरेसिस और स्टेरॉइड्स पे काम चलाते हैं। प्रोग्नोसिस जो है अब कैसे वापस आता है, तो स्पॉन्टेनियस 2-3 वीक्स बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। बल्बर फंक्शन जो होता है सबसे पहले वापस आता है। बल्बर फंक्शन क्या आता है, स्वेलोइंग, सैलिवेशन। बल्बर फंक्शन में क्या चीजें आती हैं, 3, स्पीच, swallowing, सैलिवेशन। सबसे पहले ना ये चीजें तीनों वापस आती हैं। और जो लोअर एक्सट्रीमिटी की होती है वीकनेस, वो सबसे लेट आती है। टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है लास्ट टू रिकवर, सबसे आखिर में टेंडन रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है रेस्पिरेटरी फेलियर। अब आ गया ट्रांसवर्स मलाइटिस। ट्रांसवर्स मलाइटिस इज द डीडी ऑफ जीबीएस। इसमें क्या होता है, प्रीवियसली वेल 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो, तो उसने पोलियो को खुद ही से डीडी से रिमूव करा दिया। डेवलप वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्स, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, ही इज कॉन्शियस, फुली ओरिएंटेड, टोन इज डिक्रीज इन बोथ लिम्ब, पावर ग्रेड 5/5 बोथ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में कम है। Reflexes in upper limb are normal, knee jerk absent है, abdominal reflex absent है, urinary bladder is palpable and he has sensory level at mid thoracic T4। तो ये अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। और हिस्ट्री ऑलमोस्ट सिमिलर टू लगती है जीबीएस, सिमेट्रिकल पैरालिसिस है ना, ये ऑलमोस्ट जीबीएस की तरह लग रही है। इसमें भी प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस से अब्रप्ट और सेंसरी डिस्टर्बेंसेस आर मोर कॉमन इन lower extremities. Sensory disturbance was not that common in GBS, लेकिन उसके एक वेरिएंट में भी नर्व कंडक्शन स्टडी में रिपोर्ट में आ जाता है कि मोटर एंड सेंसरी बोथ प्रेजेंट। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, जो ट्रांसवर्स मेलाइटिस होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है, जीबीएस जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है डिजीज। असेंडिंग पैरालिसिस है, इसमें पैराफ्लेसिस और क्वाड्रिप्लीसिस है, और एक स्पाइनल कॉर्ड का लेवल दिया होगा ट्रांसवर्स मेलाइटिस में। इसमें जीबीएस में जो होता है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, जो कि कॉज ऑफ डेथ होता है टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन। और एमआरआई फाइंडिंग जो होती है जीबीएस में नॉर्मल आती हैं, ट्रांसवर्स मेलाइटिस में नॉर्मल नहीं आती, वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है।
CSF में पिलियोसाइटोसिस आता है, लेकिन GBS में कोई भी पिलियोसाइटोसिस नहीं आता, लिम्फोसाइट्स नहीं होते एबनॉर्मली प्रेजेंट। अगेन पोलियो में क्या होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता, एसिमेट्रिकल पैरालिसिस होता है। ठीक है, सेंसेशन इंटैक्ट होती है। GBS में लॉस ऑफ सेंसेशन भी होता है, सेंडिंग पैरालिसिस होती है, सिमेट्रिकल होता है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, हाइपोटोनिया और सेंसरी लेवल बिलो विच सेंसेशन ऑफ पेन एंड टच इज इम्पेयर्ड। जैसे यहाँ पे उसने दिया होता है सिनेरियो में कि T4 से नीचे जो है सेंसरी लेवल इम्पेयर्ड है। इसकी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, फिजियो करते हैं और मिथाइल स्टेरॉइड्स देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है ये। और CSF में हमें लिम्फोसाइट पिलियोसाइटोसिस मिलता है, जो कि हमें GBS में नहीं मिलता। अगर GBS और ट्रांसवर्स मेलाइटिस दोनों एक जैसे लग रहे हैं और हम CSF एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसमें क्लियर CSF आता है, क्लियर का मतलब नॉर्मल CSF आता है, तो आपने क्या डायग्नोसिस बनाना है, GBS बनाना है या ट्रांसवर्स मेलाइटिस बनाना है। अगर सिनेरियो क्लियर जो होता है GBS में आता है। क्लियर GBS में आता है, ट्रांसवर्स में तो पिलियोसाइटोसिस लिम्फोसाइट इंक्रीज आएंगे। अच्छा, अब ये सिनेरियो देखो, a 7-year-old boy is presented with progressive weakness of both lower limb, have difficulty in bearing weight. There is no history of trauma, previous illness. He was vaccinated as per EPI program. BCG scar was present. On examination, he was afebrile, normal pulse, no respiratory distress. Both ankle knee reflexes were absent. Plantars were evocal or sensations were intact. Urinary bladder was not palpable. X-ray spine was normal. The next day he was also developed weakness of upper limb. Lower से upper limb पे progress कर गया. Give 2 possible diagnosis. Transverse myelitis and GBS. Outline management of the child. Steroid शुरू करो. बाकी चीजें आपने after investigation हम करवाते हैं CSF, CBC कराना है, जो चेक कोई एक्यूट इन्फेक्शन तो नहीं चल रही साथ साथ। और क्या कराना है हमने, नर्व कंडक्शन स्टडी करानी है। व्हाट एल्स, और क्या हमने कराना है। नहीं, जो GBS में प्रोटीन रेज होते हैं वो सारे GBS के पेशेंट में होते हैं और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन एडल्ट्स में भी होती है। एनी GBS पेशेंट विल प्रेजेंट विद एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन इन CSF. Okay, a 6-year-old girl presented with inability to walk for 3 days. She is unable to hold things. She is afebrile, respiratory rate, pulse normal. She is bilateral generalized hypertonia. Tender reflexes are absent. Signs of meningeal irritation are not present. What further point in history examination would you elicit? Enlist investigation for the most probable diagnosis. What is the immediate treatment plan? अच्छा, ऊपर था 2 reasons for mortality. अगर GBS है तो ऑटोनॉमिक और रेस्पिरेटरी फेलियर आर द कॉजेस ऑफ मोर्टेलिटी। और इसमें फर्दर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन क्या करते हैं, CNS का कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्ट्री में आप पूछते हैं कोई इन्फेक्शन आपको लेटली हुई हो, डायरिया, खांसी, कफ। CNS का एग्जामिनेशन करना है, सेंसरी, मोटर, UTI भी कॉज हो सकती है। वेरी गुड। CNS के एग्जामिनेशन में आपने सारा हायर मेंटल फंक्शन चेक करने हैं, सेंसरी, मोटर, सारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस करने, नर्व चेक करनी है। A 5-year-old boy is admitted because of increasing weakness in lower limb for last 2 days. On examination, हाँ हाइपोटोनिया होता है। क्यों होगा GBS में हाइपोटोनिया? Why will GBS have hypotonia? Why will, शाबाश, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, उसमें सब कुछ डाउन गोइंग होता है। What is your differential? अच्छा, डिक्रीज पावर है, हाइपोटोनिया, हाइपोरिफ्लेक्सिया इन बोथ लिम्स. What is your differential diagnosis?
इसीलिए उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा है ना, ताकि आप कोई डायग्नोसिस ना बनाओ। उन्होंने कहा है कि खुद हिस्ट्री एग्जामिनेशन करो, सारी चीजें दोबारा से लिस्ट करो। उन्होंने तो नहीं कहा कि आपको इसको डायग्नोसिस बना के देना है। उन्होंने कहा आपने हिस्ट्री करना है, एग्जामिनेशन करना है। They gave you a scenario and did not ask you to make a diagnosis because it looks obsolete सा लगता है कि hypertonia और tendon reflexes absent है। Investigation will you ask for CSF, nerve conduction studies, CT brain. A 12-year-old girl had weakness of both limbs, which she started suddenly 3 days back. It's now worsened and she cannot walk. There is no sensory deficit, but calves and thighs are tender. Deep tendon reflexes are not excitable. What is the most probable diagnosis? 2 investigation that you could perform. 3 results. What's the treatment option? 3 रिजल्ट्स क्यों उसने लिखे हैं? 3 रिजल्ट आपने ट्रांसवर्स मोलाइटिस का रिजल्ट भी लिखना है, उसमें लिम्फोसाइट इंक्रीज होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल में जीबीएस लिख दो, इन्वेस्टिगेशन में सीएसएफ एंड एमसान वेरिएंट लिखो। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है हमारे पास? वीआईपीज। आ गया 4-year-old boy presents with inability to sit for last 1 day. 1 week ago, he had an episode of acute gastroenteritis. On examination, there's generalized hypotonia. GBS है, lower motor neuron lesion के signs दिए हुए, 3 investigation steps of management. पोलियो क्या होता है? अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड होता है, एसिमेट्रिक पैरालिसिस होता है। यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री पूछी है, तो आपने ये भी पूछना है कि इसकी ईपीआई कंप्लीट है, ठीक है, और पूछना है बचपन में ठीक से चलता था। माइलस्टोन्स पूछते हैं सारे, कब बैठना शुरू किया, कब चलना शुरू किया, कि हो सकता है कि वो चाइल्ड ही न्यूरोलॉजिकली चैलेंज्ड हो और आपको अब वो हिस्ट्री दे रहा थी 3 डेज की। हमें पहले पूछना है कि उसके माइलस्टोन्स ठीक थे, सेरेब्रल पाल्सी का चाइल्ड हो सकता है। यहाँ पे जहाँ पे हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने कभी भी आपसे नहीं कहा डायग्नोसिस बनाने, क्योंकि आपने हिस्ट्री पे देखना है कि उसकी वैक्सीनेटेड थी, माइलस्टोन सही थे, पहले उसका सीएनएस ठीक था। क्योंकि जीबीएस तो एक्यूट डिजीज है, कुड हैपन टू मी, कुड हैपन टू यू। ट्रांसवर्स प्लाइटिस में एक तो सीएसएफ का हमने डायग्नोसिस बनाना है और एमआरआई करना है, तो इसलिए एमआरआई पे कोई फाइंडिंग नहीं आएगी, नॉर्मल आएगा एमआरआई पे।